अगर तुम लोगों से मैं पूछूं कि क्लास 10th मैथ्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 20 सवाल कितने टाइम में बना लेने चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को? तुम लोग अपने आंसर्स रिस्पॉन्सेस कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मेरे को लगता है 10 मिनट लगने चाहिए, 12 मिनट लगने चाहिए, 15 मिनट, 18 मिनट, जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स है तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालना। तुम्हारे सामने बेटा एक्चुअल बोर्ड का पेपर है 2024 का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड तुम लोगों को दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ। मैं तुम्हारे सामने लाइव 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और तुम लोग स्पीड देखना, मेरी स्पीड से ज्यादा तुम लोग वो टेक्निक्स को ऑब्जर्व करना, वो तरीकों को ऑब्जर्व करना जो मैं यहां पे तुम लोगों के सामने अप्लाई करने वाला हूं। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं बेटा, जो मैं तुमको एक अलग सोचने का तरीका यहां पर थोड़ा सा दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ये तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ओवर द टाइम तुम्हारे सर ने ये डेवलप किया है। इनको प्यार से हम फंडेस बोलेंगे, रॉकी भाई के फंडे भी बोल सकते हो आप लोग। तो एक एक करके मैं आपको ज्ञान दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को इस ज्ञान को ना बहुत अच्छे से समेटना है बेटा और इसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन ना 7 से 8 मिनट के अंदर बनने चालू हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर आपने इन पे रिपीटेडली प्रैक्टिस कर ली तो ऐसा भी स्टेज आ सकता है कि ये 20 सवाल आप लोग 5 मिनट में बना लो बेटा। तो चलो एक एक करके सवाल को करना चालू करते हैं। If the sum of the zeros of the polynomial this is root 2 then the value of k is। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, सबसे पहला ज्ञान क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को पहली बारी रीड करो ना बेटा, क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बिल्कुल स्कैन कर डालो। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में ना, स्कैन करके अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फीड कर लो। तो बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन मत रीड करो पहली बारी, बहुत आराम से करो। अगर देखो बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आते हैं, जेई का एग्जाम नहीं है, 10th लेवल का एग्जाम है, तो आप लोगों को पता है स्टेटमेंट कितनी ही बड़ी होगी। तो अगर मैं इसको बहुत प्यार से रीड करता हूं तो कैसे करूंगा? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ के। अब हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? पेन चलाना चालू कर देते हैं हम लोग। तुम लोग इस इंस्टिंक्ट को ना थोड़ा सा काबू करो और चीजों को ना वर्बली, ओरली सोचने की कोशिश करो कि भाई मुंह जुबानी मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी है, या फिर दिमाग में ही मेरे को जो इजी कैलकुलेशन है वो कर डालनी है। यहां पे कोई बहुत भारी कैलकुलेशन तो नहीं है जिसके लिए मेरे को पेन चलाने की जरूरत पड़े। तो अब आपको पता है सम ऑफ द जीरो क्या होता है? माइनस बी बाय ए, मतलब यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ माइनस के रूट 2 बाय 2, यानी कि के रूट 2 बाय 2, यानी कि के बाय रूट 2। के बाय रूट 2 आपको बेटा रूट 2 के बराबर दिया हुआ, तो के की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2। तो मेरे को एक बात बताओ, जेन्युइनली बताना, अगर तुम इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली रीड भी करते हो और इसको पूरा का पूरा सॉल्व भी करते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में भी सॉल्व करते हो, तो क्या 45-50 सेकेंड से ज्यादा तुमको लगने चाहिए यहां पे? खुद बताना। चलो आते हैं सेकंड सवाल पे। अब ऐसे सवाल आएंगे जो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, जहां पे तुमको बिल्कुल बेटा एकदम थ्योरी को डायरेक्टली अप्लाई करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज, तो तुमको पता है भाई 0.21 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें तो मेरे को कैलकुलेशन तक नहीं करनी है, डायरेक्टली थ्योरी पे बेस्ड सवाल है। तो ऐसे सवालों में तो बेटा तुम लोग 5-5, 7-7 सेकंड ही बिताओगे, सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड। चलो पढ़ने में टाइम लगा, 7-8 सेकंड पढ़ने में लग गए और उसके बाद 2-3 सेकंड में तुमको ऑप्शन दिख गया, तुमने लगाया, 10 सेकंड के अंदर सवाल खत्म। अगला सवाल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। अगेन डायरेक्टली बेटा रिजल्ट बेस्ड सवाल है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, जहां दिख जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, इन एन एपी। अब यहां देखना, यहां तुमको गगन सर की ना टेक्निक समझ आएगी, किस तरीके से अलग सोचना है अपने को बाकी स्टूडेंट से, वो समझ आएगा। इन एन एपी पहली टर्म मेरी ये है और nth टर्म मेरी ये है, और सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स इज दिस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब तुम सवाल को पढ़ोगे ना तुमको बहुत प्यार से ना स्कैन करना है। मैं जब इस सवाल को पढ़ा पहली बारी ना, मैंने ये देखा कि यार जो मेरे को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, वो 2093/2 दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको ये ऑब्जर्व करना है अच्छे से। आपको जो ये नीचे 2 दिख रहा है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? आपका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, n/2 नीचे आता है क्या, और ब्रैकेट में क्या आता है, a + an। ये वाला फॉर्म क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन है, तो ब्रैकेट में इन दोनों का सम आने वाला है। क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। 7 + 84 इज 91, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 91, बाहर n है और नीचे 2 है, तो ये 2 वही 2 है जो नीचे है, यानी कि 2093 को सीधा सीधा मैं n × 91 से इक्वेट कर सकता हूं।
मतलब जो भी मेरा आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 2093 ओवर 91। अब यहां पर भी आपको डिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो आपको एक और हैक सिखा रहा हूं। 2093 शुड बी इक्वल टू n इंटू 91। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट का फंडा। आप लोग एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 91 का जिससे मेरे को आंसर ये मिलेगा। इन शॉर्ट यूनिट डिजिट मेरे को 3 चाहिए। अगर आप 91 को बेटा 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 इंटू 2। तो आपका जो रिजल्ट होता है उसकी जो यूनिट डिजिट मिलती है, जो आप नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी यूनिट डिजिट से ही देखी जाती है। तो अगर आप 91 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 होगा यूनिट डिजिट। नहीं है ना, आंसर नहीं हो सकता। 4 इंटू 1 आंसर नहीं हो सकता। 3 इंटू 1, अरे यही तो चाहिए था। तो आपको इसके बाद अगर आप यहां तक पहुंच गए और आप गगन सर का ये यूनिट डिजिट वाला फंडा जानते हो, इसके बाद आपको ये डिवाइड तक करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने पे, सोचने पे भी एटलीस्ट आप 15 से 20 सेकंड लगा दोगे। अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट से आप ऑप्शंस देखोगे 3 इंटू 1 3 यहीं पे ही बनेगा। आंसर हुआ सी और आगे बढ़ गए। पांचवा सवाल देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहां पर पांचवें सवाल वो बच्चा तेज कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। सवाल क्या कह रहा है, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4 और q क्या है बेटा 20 a क्यूब b स्क्वायर। तो अब सबसे पहले तो आपको पता है ये a स्क्वायर b की पावर 4 a क्यूब b स्क्वायर। अगर मैं ऐसी फॉर्म में एलसीएम लेता हूं तो यार क्या करता हूं, जो ये फैक्टर्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर, तो a का 3 आएगा बेटा और b की हाईएस्ट पावर आएगी 4। अब ये 18 और 20 को ना फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग थोड़ा सा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। एक्चुअली 18 और 20 का एलसीएम ही तो लिखा जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। 18 और 20 का एलसीएम ही तो लिखा जाएगा, जो कि क्या होगा बेटा 180। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 a क्यूब b की पावर 4 विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ अब देखो, इस सवाल में मैं तुमको एक और बढ़िया सी अप्रोच सिखाऊंगा बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, ऐसा दिखता है ना। अभी इसके ऊपर देखना, तुमको बढ़िया सा मैं ज्ञान दूंगा, तुम लोग इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC with vertices A, B and C this, then the length of AD। अब बेटा AD जो है वो मीडियन है, तो ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट होगा। इतना सबको समझ आ रहा है। BC का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या मेरे को पेन उठाने की जरूरत है? नहीं सर, आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो इन दोनों को आधा कर दो तो आपका जो D हो जाएगा बेटा वो और कुछ नहीं 3,2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप लोगों को AD निकालना है, मतलब यहां पे और यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ना आगे से कभी भी ऐसे मत अप्लाई करना, गगन सर जैसे सिखा रहे हैं, रॉकी भाई जैसे सिखा रहे हैं वैसे अप्लाई करना हमेशा। देखो बेटा ये जो है ये शिफ्ट इन x है और ये जो है ना वो शिफ्ट इन y है। तो हमेशा जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें ना शिफ्ट देखो x में और y में। कैसे करते हैं दिखाता हूं। जैसे 5,-6 से आपको 3,2 का डिस्टेंस निकालना है, तो x में शिफ्ट देखो 5 से लेके 3, कितने का शिफ्ट है? 2 का शिफ्ट है, लिख लो। और शिफ्ट का स्क्वायर, ये सब दिमाग में कर सकते हो इसलिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। शिफ्टिंग से जब इसको एनालाइज करोगे ना तो सारी चीजें दिमाग में हो जाएंगी, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -6 से 2, -6 बेटा y में नीचे की साइड पे आएगा, है ना। तो -6 से 0 जाओगे और 0 से 2 जाओगे, तो बेटा शिफ्टिंग कितने की हुई? एक्चुअली ये 8 की शिफ्टिंग है। तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन को छोड़ देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को। तो 8 का स्क्वायर हो गया बेटा 64। क्या ये तुम दिमाग में नहीं कर सकते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा √68। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को आज के बाद हमेशा शिफ्टिंग मेथड से एनालाइज करके लगाना, तुमको पेन तक नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। तुमको मैं दिखाता हूं कैसे। सेम सवाल अब हम दोबारा करेंगे। तो तुमको समझ आ गया 3,2 तुम्हारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है इसका 3,2 से। तो मैंने देखा 5 और 3 में शिफ्टिंग 2 की, तो ये हो गया 4 प्लस -6 से 2 8 की शिफ्टिंग, ये हो गया 64।
नेक्स्ट सवाल देखो। अगेन अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, जहां से भी आप पढ़े हो बेटा, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपको एम दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा, 1/m होगा। क्यों सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अरे भाई ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो अगर ये m दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/m होगा बच्चा। 8th सवाल देखो, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स। जब पहली बारी पढ़ो बहुत आराम से सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में अच्छे से बिठाना है स्कैन करके। सारे इवन को अगर हम लोग रिजेक्ट कर दे तो फटाफट से बेटा इवन को ना यहीं पे ही हटा दो। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर खोजो, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 है, बाकी बचे हुए नंबर कितने हो गए बेटा? इवन को हटाने के बाद अपने पास हो गए 5, तो 1 आउट ऑफ 5 मेरा आंसर आ गया। फॉर सम डेटा x1 x2 अप टू xn विद रिस्पेक्टिव। अगेन तुम्हारी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, तो तुमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो तुमको पता है यार, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस अल है ये, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एक्स बार होता है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे और माइनस कर दोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, हेंस द आंसर इज 0। 10वें सवाल को देखना बेटा, 10वें सवाल को देखना। यहां पे तुमको बढ़िया सी ओरल अप्रोच दिखाता हूं, यहां पे तुमको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनके लिए तो बेटा बतेरी ट्रिक्स है मेरे पास। तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों को सारी ट्रिक्स सिखा दूंगा। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। देखो मेरे को p की वैल्यू बतानी है, p है यहां पर, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि सम ऑफ जीरो से मतलब है मेरे को, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के पास नहीं जाऊंगा। तो आप लोग इस वाले पॉलिनोमियल में फटाफट से बताओ कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे माइनस बी बाय ए, इसके लिए पेन नहीं उठाना, 5/4। अब यहां पर अगर मेरे जीरोस अल्फा बीटा है तो यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा है, तो अगर यहाँ पे सम 5/4 है तो यहां पर क्या 5/4 का 2 गुना नहीं हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अंदर आएगा। ये सब चीजें लिखनी नहीं है, दिमाग में ही विजुअलाइज करना है। तो मतलब यहां पर जो आपका सम ऑफ जीरोस आएगा विच इज माइनस पी, दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5/4, मतलब 5/2। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। समझ रहे हो मुन्ना? बोलो। इसके बाद 11वां सवाल करते हैं बेटा अब हम लोग, ठीक है? 11वां सवाल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब आपको समझ आएगा कि जो सर ने डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमको शिफ्टिंग वाली चीज सिखाई है ना, वो कितनी काम आएगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 15 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स कुड बी। सबसे पहले पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, क्या इनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है? सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो क्या वाई में शिफ्टिंग 0 है? वाई कोऑर्डिनेट का सेम होना मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाई करेंगे। तो बेटा अब एक बात बताओ, यहां पे 3, यहां पर x, और इनको हॉरिजॉन्टल पे ही लाई करना है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है और डिस्टेंस होना चाहिए 15। तो 15 इस साइड पे भी हो सकता है, 15 इस साइड पे भी हो सकता है। 3 के आगे 15 जाओगे तो 18 पे पहुंचोगे, 3 के पहले 15 आओगे तो -12 पे पहुंचोगे मुन्ना। तो आंसर क्या होगा? -12 और 18। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया क्या? क्वाड्रेटिक बनाई क्या? बिना उसके बेटा सवाल हो रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। 12वां सवाल देखो, cos अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू। अगर बेटा ये 0 है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा 90 डिग्री हो गया, मतलब 90/2 45 डिग्री, cos 45 इज 1/√। A solid sphere is cut into 2 hemispheres. The ratio of the surface area of the sphere to that of the 2 hemispheres taken together is। तो एक स्फेयर था, उसका एरिया होता है 4πr², इसको आपने काट दिया। सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, स्कैन इतनी बढ़िया से करा है आपने। हेमिस्फेयर बना दिए दो, इनका क्या होगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया 3πr², 3πr²। ये जो सर्कल वाले थे ये ऐड हो गए हैं, तो एक्चुअली 4πr² में 2πr² और ऐड हो गया। तो रेशियो क्या होगा बेटा? 4/6, 2/3। बोलो है ना? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा। ऐसे 20 में से बेटा 5 सवाल तो ऐसे होंगे डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड, जैसे अभी तक मैं आपको काउंट भी करवा देता हूं, जिसमें तो आपके 10 सेकंड तक नहीं लगेंगे। ये सवाल
ये सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें ये सवाल डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई टाइम लगना है क्या? 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं आप लोगों को। ये सवाल फॉर्मूला पता है तो फटाफट बनेगा, ठीक है। चलो यहां पे फिर भी, और ये हो गया आपका 5वां सवाल। कहां गया ये वाला? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। सिंपल। The volume of the largest right circular cone that can be carved from a solid cube of s 2 centimeter। सारी चीजें दिमाग में एनालाइज करो, फालतू के लिए डायग्राम बनाने में टाइम मत वेस्ट करना बेटा। ऐसे सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम से एटलीस्ट 10 या 15 बारी कर चुके हो पहले ऑलरेडी। तो इसमें आपका डायग्राम कुछ अलग नहीं बनेगा, लेकिन हमारी इंस्टिंक्ट होती है पेन चलाने की, यहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। पेन तभी चलाओ जब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हो। ये सारी चीजें दिमाग में करने वाली हैं, तभी बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, आपको सिर्फ आंसर लिख कर आना है। जैसे 13 का आंसर सी आया, तो आपको सिर्फ ऐसे लिख के आना, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आपको वहां पे पूरा प्रेजेंट नहीं करना है, इस गलतफहमी में मत रहना। प्रेजेंटेशन मैटर्स फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जितनी जल्दी करोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उतना टाइम मिलेगा। बच्चे 25-30 मिनट लगा देते हैं इन 20 क्वेश्चंस करने में, और फिर बोलते हैं सर मेरा पेपर छूट गया। कैसे नहीं छूटेगा भाई, समझ रहे हो? 15th सवाल क्या है? तो देखो बेटा, अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम वाला राइट सर्कुलर कोन जो है निकालना है क्यूब से। तो आपको पता है कि यार उसका जो सर्कल है, नीचे वाला सर्कल है, वो पूरा का पूरा जो आपका बेस है उसमें आ जाना चाहिए। मतलब सर्कल का जो डायामीटर होगा वो आपके एज लेंथ के बराबर होना चाहिए, और जो कोन की हाइट होगी वो भी बेटा एज लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो वॉल्यूम बताना था 1/3 पाई, डायामीटर आपका पूरा का पूरा 2 के बराबर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगा बेटा एज लेंथ के बराबर, तो यानी कि 2। तो आंसर क्या आएगा 2π/3। खत्म। चलो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज दिस। अगेन अब आप लोगों को दिखेगा कि कैसे आपके दिमाग में जो चीजें आप कैलकुलेट करते हो ना, वो फास्ट है रादर देन राइटिंग समथिंग। मेरे को सम चाहिए 2, तो मेरे को कैसे मिल सकता है बेटा? 1,1 से मिल सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका है क्या? नहीं। तो 1 हो गया। 3 कैसे मिल सकता है? 1,2, 2,1, 3 ऑलरेडी मेरे को मिल चुके हैं फेवरेबल केसेस। 5 चाहिए बेटा अब मेरे को। 5 कैसे मिलेगा मुन्ना? 1 4 4 1 2 3 3 2। इसके अलावा 5 लाने का तरीका है क्या? ला सकते हो क्या? नहीं। तो देखो ये हो गए टोटल 7। तो 7 तरीके हैं बेटा मेरे पास 36 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला का जो विजुअलाइजेशन सिखाया है वो कितनी जगह यूज हो गया? एक ही पेपर में 3 जगह यूज किया आपने वाला मेथड। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 6,0। अगेन देखो, y में कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब ये x एक्सिस पे ही लाई करता है। 2 से 6 जा रहे हो, ये रहा सेंटर, ये रहा डायमीटर का एंड पॉइंट। तो 2 से 6 जा रहे हो मतलब 4 हो गया आपका रेडियस। तो इसने पूछा है कि अदर एंड कहां होगा बेटा? अदर एंड 4 पीछे होगा, रेडियस भी तो पीछे जाना है। तो यहां पे 2,0 था, इससे 4 पीछे चले जाओगे x में, तो कहां पहुंचोगे? -2,0 पे नहीं पहुंचोगे। खत्म सवाल। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन। तो बेटा देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस अच्छे दिए हुए हैं। बहुत बच्चे सोचेंगे इनकंसिस्टेंट है, लेकिन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट का सीधा सीधा मतलब होता है पैरेलल। चाहिए आपको पैरेलल दिख रहे हैं तो आप इसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। और लाइंस हमेशा दोनों साइड में एक्सटेंड करी जा सकती है, लाइंस की डेफिनेशन में यही है। तो ये तो सेंस ही नहीं बनाता। जो बहुत से बच्चे सही लगा कर आ गए थे, इसका आंसर है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स बेटा बेसिक से ही बनती हैं। सारे के सारे फंडे बेसिक से ही बनते हैं। यहां पे देखो 19वां सवाल, द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन इसका क्या होता है कि भाई आप लोगों को पता है कि ये वाला एंगल भी 90 बनता है, ये वाला एंगल भी 90 बनता है। अब आप यहाँ पे पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन लगा के बोल देते हो कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, हेंस दीज आर पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। If the graph of the polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। अरे भाई भूल गए क्या? तो ये तो एकदम गलत है। अब ध्यान रखो, assertion रीजन में तुम्हारे ऑप्शंस ही ऐसे आते हैं कि अगर एक भी गलत दिख गई स्टेटमेंट ना, तो दूसरी को सही होना पड़ेगा। ऑप्शंस रीड करो एक बारी।
तो अगर ये गलत है तो मेरे को रीजन को समझने में टाइम ही नहीं लगाना, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा मेरा क्या, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, खत्म। अब मुझे बताओ कि 20 सवाल, मैं टाइम बताता हूं तुम लोगों को, मैंने तुमको समझाते हुए 20 मिनट में करे हैं, और तुम यहां पे लिटरली काउंट कर सकते हो कि सर ने जो सिखाया है, सर ने जिस तरीके से अप्रोचेस सिखाई हैं, अगर तुम इस तरीके से सवालों को करोगे तो मुझे जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बोलना 8 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को लगेगा क्या, मैक्सिमम बोल रहा हूं ये। और इन्हीं तरीकों का आपने और बेटर, अभी तो ये जो फंडे सिखाए हैं मैंने, ये तो सिर्फ और सिर्फ बेटा नमूना है, सैंपल है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा। तो अगर तुम बोलोगे तो ये रॉकी भाई के फंडे तुम लोगों को और मिलेंगे, और तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा ऐसे ही फंडों के साथ। तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में ये वाला फंडा लगेगा, इस क्वेश्चन में ये वाला फंडा लगेगा। अगर तुम सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्त।